हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज कॉल इन डे है, आप ही की कॉल्स दी जाती हैं, बात सुनी जाती है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर भी चल रहे होंगे, मैं भी एक दफ़ा बता देता हूँ। 0213233092328 और 303 3 लाइनें हैं। कॉल कीजिए और अपनी बात शेयर कीजिए। सबसे पहले हमारे साथ हैं हुमा याकूब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत दिन बाद आपके प्रोग्राम में मैं आई हूँ जी। लेकिन अपने उन्हीं पुराने 2000 सवालों के साथ। प्लीज़। कराची के अंदर कोई कचरा नहीं उठा रहा। जो कुछ बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ये कर रही है या फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, प्रोविंशियल, सब झूठ है। दूसरी बात, मेरा वही पुराना सवाल कि जो हमारी शादी की इंडस्ट्री लगी है, खुदा के वास्ते इन शादी हॉल के जो मालिकान है उनको पकड़ने की कोशिश करें। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है। मुझे मालूम है वजीर आजम कुछ नहीं कर सकते, इनका जितना दिल चाहता है माल बनाते हैं, पैसे पीटते हैं। सही लोकल अल्फाज में बता रही हूँ मैं आपको, पैसे पीटते हैं। अगर गलती से किसी का कोई प्रोग्राम कैंसिल हो जाए तो उसके भी पैसे नहीं लेते, वो भी अपने पास दबोच के रखते हैं। खुदा के वास्ते शादी की इस इंडस्ट्री को खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। जहाँ एक फैशन शो लगा हुआ है और कुछ नहीं है। कहते ये हैं कि हमारे पास बहुत गुर्बत है, हम माशी लिहाज से पसमानदा हैं, हमारी कोई तरक्की नहीं है। हम वाकई कुछ नहीं कर रहे हैं। खुदा के वास्ते सोचने की कोशिश करो, वरना इसका नतीजा 10 साल बाद मिलेगा आपको, जब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। ठीक। काश हुमा हम लोग अच्छा, सोचते। पहला जो उनका जो बात की है वो तो और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, ऐसा ही है। जहाँ तक कि वेडिंग, और सिर्फ मैं वेडिंग हॉल्स की बात नहीं कर रहा, मैं वेडिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। सर ये सारी चीज़ें डिमांड ड्रिवन है, ठीक है, ये चीज़ें डिमांड ड्रिवन। अच्छा, मैं ये नहीं बात कर रहा कि आपने नाजायज़ बनाया हुआ है, दैट इज़ अनदर इशू एंटायरली, ठीक है। और वेडिंग हॉल्स तो एक बहुत छोटी बात है यार। अगर जितना हम शादी पर इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ शादी कराने पर, उसका अगर 50% आप दुल्हा दुल्हन को दे दें कि यार ये आप अपनी ज़िंदगी इससे बना लें, आई थिंक इट वुड बी बेटर फॉर द होल कंट्री। नहीं, जिस तरह तुर्की में होता है या दूसरी जगह होता है कि बस आपने एक छोटी सी गैदरिंग कर ली और वहाँ यही होता है कि जो देना है आपने दे दिया लोगों को। यहाँ 500 के दिखाना होता है। दूसरी बात है कि यार आपने एक्चुअली एड्स देखे होंगे कि आपकी भी तो नन्ही परी की किसी दिन आपको शादी करानी होगी, क्यों ना आप XYZ बैंक का लोन ले लें, या लोन्स मिल रहे हैं ताकि आप शादी करा लें। अब खुदा का खौफ करो यार, इससे बेहतर निकाह पढ़ाओ और ख़त्म करो। इसी तरह जहेज़ का भी मसला है कि वो जो है ना सब मजबूर होते हैं वालिदैन। बुशरा सैयद साहिबा हैं कराची से ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बरादरान, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अल्लाह ताला आपको ठीक रखे। अच्छा, मैं आपसे बड़ी एक तकलीफ से बात शेयर कर रही हूँ, लेकिन आपका मुझे तबसरा चंद अल्फाज बहुत कीमती है मेरे लिए, वो ज़रूर आप मुझे दीजिएगा। बड़ी तकलीफ से सूरत हाल जिना, सिविल और अब्बासी में ये है कि जो भी लाशें आती हैं औरतों की, या रेप विक्टिम्स होती हैं, टॉर्चर की विक्टिम्स होती हैं, वो 4-4 घंटा लेडी MLO का इंतज़ार करती हैं, क्योंकि यहाँ पर 1-1, 2-2 लेडी MLO है, वो भी ऑन कॉल ड्यूटी है। ऑन कॉल का कोई सिस्टम नहीं होता गवर्नमेंट जॉब में। अच्छा, मेरी पिटीशन के ऊपर अदालत ने हुक्म दिया था सेक्रेटरी हेल्थ को कि लेडी MLO और तैनात किए जाएं, और उन्होंने तैनात भी किए, लेकिन पुलिस सर्जन जो इनका हेड होता है, पुलिस सर्जन और लेडी MLO की मिली भगत से इनको नॉन फंक्शनल जो सेंटर्स हैं वहाँ पर भेज दिया, 4-4, 5-5 करके। वो घर बैठे तनख्वाह ले रही हैं, और मेजर सेंटर में अभी भी वही तकलीफ दे सूरत हाल है कि अगर किसी की बच्ची को कत्ल कर दिया है तो वो लाश अगर बाप धो के लेके आया तो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाता रहे, या 4 घंटे लाश पड़ी रहे, वो ब्लू होने लग जाती है, तो निशानात मिटने लग जाते हैं, और इंतहाई कर्मनाक सूरत हाल से वो वालिदैन गुजर रहे होते हैं। तो बराए मेहरबानी ये नॉन फंक्शनल सेंटर से लेडी MLO को मेजर सेंटर में कम से कम लाके लगा दें तो काफी बेहतरी पैदा हो जाएगी। आप जरूर बिल्कुल आपने अच्छा किया ये बात उठाई, और हम भी इस पे देखते हैं। मुझे याद आता है कि हम एक दफ़ा किसी दिन, मुझे याद नहीं है कब, लेकिन रेप केसेस पे हम बात कर रहे थे कि प्रोसीजर क्या होता है, तो वहाँ पर भी ये बात सामने आई थी कि मतलब मुट्ठी भर MLOs हैं पूरे कराची शहर के लिए, और वो यूजुअली हर शहर का यही हाल, हर शहर, I'm sure हर शहर का ये हाल होगा। मैं वो रिसर्च कराची की थी, इसलिए मैं कराची की बात कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर है कि प्रॉब्लम इससे ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, होना चाहिए। बिल्कुल आपने जो बात की। नदीम जैदी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप लोग खैरियत से हैं? आप बताइए। ठीक है जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। कराची के ही हवाले से मैंने बात करनी थी। दो छोटी छोटी गुजारिशात हैं। एक तो ये कि जब से ये जो मानसून का सीज़न ख़त्म हुआ उसके बाद सड़कें टूटी, कुछ थोड़ी बहुत बनी भी, लेकिन अभी भी मैं स्पेसिफिक 2 जगह बताऊंगा। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर साहब या जो हमारे मेयर साहब हैं, जिसका भी इनकी आपस में एक तो शटल होता रहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, ऐसा ही है, जिसकी भी है, प्लीज़ अगर वो हम लोगों के साथ थोड़े से भी सिंसियर हैं, थोड़े पैसे लगाएं। बहुत मामूली सी चीज़ें हैं। जैसे एक ब्रिज है नेशनल स्टेडियम के पास, उसका नाम है कासिम उमर ब्रिज या कासिम उमर के नाम जी। उस ब्रिज पे अगर आप सिविक सेंटर से टुवर्ड शारे फैसल या कारसाज जा रहे हैं तो कोई 10 मीटर का मुश्किल से एक टुकड़ा है जो टूट गया है, जिसकी वजह से आप यकीन करें 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर सुबह लाइन लगी होती है। यू कांट बिलीव वो जगह है। आई वुड नेमतुल्लाह साहब या मुस्तफ़ा कमाल साहब को मैं रियली अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन लोगों ने एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर फ्रॉम साइट टू एयरपोर्ट बनाया था, जिसमें हमें ब्रेक नहीं लगानी पड़ती थी। अब ब्रेक ही लगी होती है और बहुत एक कोफ्त होती है। तो इस तरह की 1-2 जगह और हैं। और इसी से रिलेटेड पूरा का पूरा साइट एरिया, व्हेन आई वाज अ साइट एरिया में तो साइट एरिया वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस। जब मैं पहली दफा एज अ किड अपने किसी अंकल के साथ गया था उनके ऑफिस, तो आई थॉट कि ये भी कराची इतना खूबसूरत सड़कें, लाइटें पुरानी थी बट दे वर ऑल सर्विसेबल। अब कोई लाइट जो है, इवन आपके जो माई कुलाची पे लाइट है, वो एक आप मुझे सर्विसेबल दिखा दें, देयर इज समबडी हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस, वो नहीं करते। इसी तरह एक लास्ट चीज आपसे बोलूंगा, आई एम सॉरी आई एम टेकिंग योर टाइम, कि कचरा उठाने के बारे में उन्होंने कहा हमने 50 टन 100 टन 1000 टन कचरा उठा दिया। आज का शहरी इतना अक्लमंद है, इतना अवेयर है कि उसको 50-100 टन 1000 टन की कोई फिक्र नहीं है। आई वांट टू नो कि आप रोज कितना कचरा उठाते हैं, पूरे अगले साल में कितना उठाएंगे रोज। बिल्कुल, इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस, या कोई मुहिम नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अमन एम्बुलेंस का भी तो ऐसा ही हुआ था ना यार। अब मतलब वो 4 महीने तनख्वाह नहीं देने के बाद फिर फंड्स रिलीज हुए, बोला गया कि सर वो असल में वो फाइनेंस सेक्रेटरी फाइनेंस और ये ब्यूरोक्रेटिक मसले थे। मसला ये नहीं है कि आपने फंड्स रिलीज कर दिए हैं, मसला ये है कि अगले महीने उसके बाद के महीने उसके बाद के महीने में क्या होगा। दूसरा सड़कों की बात की तो बिल्कुल बारिशों के बाद जो हशर हुआ है सड़कों, ये हमारा रोड देख लो जिससे हम आते हैं, वो इस कदर वो है और चांद का टुकड़ा है। लिटरली चांद, मुझे लगता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहाँ पे छलांगे मार रहा होगा। सही बात है, क्योंकि आप चल नहीं सकते ना, आपको छलांगे मारनी है, लड़खड़ा के गिर जाएगा। वो भी गया काम से, हाँ, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट ग्रेविटी है, दोबारा इस चांद पे नहीं आना। एजाज कुरैशी साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कैसे हैं ज़ैदी साहब? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। सर मैं ये बताऊंगा सर कि हमारे साथ तो ये हुआ, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सही जिंदगी 20 साल की गुजर गई MQM के नारों में कराची वालों की, वो खत्म हुए, तब्दीली का नारा आया और उससे बड़ी बर्बादी लेकर आ गए। हमारे साथ क्या हो रहा है ये तो खुदा जानता है, या आप खुद कराची में रह रहे हैं, आपको बेहतर पता है। ना रोड है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कचरा उठाने वाला है, ना उसको उठा के फेंकने वाला है। सही कह रहे हैं। जब सिटी नाजिम साहब तशरीफ लाए, इन्होंने एक ड्रामा रचाया और फंड रेज किए, उसके बाद कचरा खत्म हो गया। अब इनका आखिरी साल जब शुरू हुआ है, दोबारा एक ड्रामा शुरू हुआ है। सब लोग ऑन बोर्ड है, मिले हुए कैसे खाना है, चाहे सिटी गवर्नमेंट है, चाहे ये हमारी सूबाई गवर्नमेंट है। खुदा के लिए कोई ऐसा हल निकाल ले, सुप्रीम कोर्ट का मेंबर इसमें बन जाए, आर्मी के लोग शामिल हो जाएं, हमें इस अजियत से निकाल दे। ठीक, सही कह रहे हैं। आंटी गवर्नमेंट की याद आ गई, बहुत बदकिस्मत है इस मामले में। सब ये सब मिलकर हमें, हाँ, नहीं हमें क्या वक्फा ले लो, एक वक्फा ले ले। वेलकम बैक जी। और अगले कॉलर हैं मोहम्मद फरहान साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरी आवाज़ सुनते ही मैं ख्याल उसने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी है शायद। तो चले, मोहम्मद सलीम है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। अगली दफ़ा आप ही कॉल कैसे हैं भाई? क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है सर। हुक्म। तो सर जी कल मैंने जो खबर सुनी ना जी, कि अपना साहिवाल के बारे में जी, वहाँ की दहशत गर्दी की अदालत ने उनको प्रोसिक्यूशन को जो मुलजिम थे, प्रोसिक्यूशन के कमजोर केस की वजह से अदम सबूत की बना पर उनको बरी कर दिया। अब यकीन कीजिए
कि मेरा फौरन जहन गया आपके प्रोग्राम की तरफ कि आपने जुमेरात को जरूर उसको हाईलाइट करना है। आप यकीन करें, कल जब मैंने प्रोग्राम देखा तो मेरा दिल खुश हो गया और आपने बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट किया और फिर उस प्रोग्राम में आपने सलमान अकम राजा साहब को भी लिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सर मैंने 18 अक्टूबर को आपके प्रोग्राम में कहा कि और आपने उस कॉल के दौरान आयशा हामिद के बारे में बात की थी। जी बिल्कुल। तो आपने मुझे कहा था कि सलीम साहब आप अपने जरा केस के बारे में बताइए, नेशनल बैंक पाकिस्तान के केस। तो सर बात यह है, 1 मिनट मुझे दीजिए सर। हमने जो हमारे इफ्तिखार रसूल अंजम साहब है, जो हमारे मेल पिटिशनर थे ना, वो अपना लाहौर 15 जून 2010 में उन्होंने केस लाहौर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो वाहिद शख्स है जिन्होंने इस केस को परसू किया। तो सर अभी 3 दिन पहले की बात है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आके इफ्तिखार रसूल अंजम साहब ने सलमान अकम राजा साहब के जरिए एक एप्लीकेशन दी है कि अपना खालिद अनवर साहब जो बैंक के वकील हैं वो फिर 18 नवंबर तक छुट्टी पर चले गए हैं। तो आप इनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि आप इनको वीडियो लिंक पर ले लें। तो सर अब ये देखिए कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे लिए क्या हुक्म सादर फरमाते हैं। सर चलिए, अल्लाह करेगा बेहतर होगा। बहुत अच्छी बात है कि एप्लीकेशन सलमान साहब ने की है, तो आजकल तो वीडियो लिंक्स पे हो भी रहे हैं। ये जो बहाना है ना, जैसे अब मतलब फॉर एग्जांपल ये सिंध हाई कोर्ट की मैं बात करूँ, मैं एक वकील को जानता हूँ जिसके ने परमिशन ली हुई है कि सर मैंने सिर्फ वेडनेसडे के दिन को ही मैं आ सकता हूँ, हाँ, क्योंकि मैं किसी और शहर में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, अब ये उसके लिए एक बहाना बन गया है, ठीक है। अगर कोई और हियरिंग किसी और दिन पे होती है कि सर मेरी तो एप्लीकेशन है, तो यार स्काइप कर लो। अगर आप गायब हो गए कि मैं आ नहीं पाया तो बस तो आप गए, फिर अगले 2-3 महीने आपके निकल गए। तो ही इज अ वेरी वेल सॉट आफ्टर वकील, क्योंकि सबको पता है कि यार अगर केस फंसाना है तो इसको दे दो। तो वकील तो लोग नहीं, अगेन यार स्टे ले लो, इस फोन पर आप फेस टाइम कर सकते हो, वहां पर एक मॉनिटर लगा दो और कहो कि सर कोई बात नहीं, अगर आप चीचा वतनी में बैठे हुए हैं कोई मसला नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मॉडल कोर्ट्स की कारकर्दगी बड़ी अच्छी। आज मैं एक पट्टी पढ़ रहा था कि जी आज सिर्फ आज के दिन 450 जो मॉडल कोर्ट्स हैं उन्होंने तकरीबन 900 समथिंग केसेस का फैसला किया एक ही दिन में। हाँ, तो इसीलिए तो अक्सर वकला बरादरी मॉडल कोर्ट्स को पसंद नहीं करते ना सर, रोजी रोटी का मसला है। जी, राहील अशरफ साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम राहील, कैसे हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मैं बात करूँगा जल्दी से और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जी मेरी तरफ पूरी बात करने दीजिए। बिल्कुल कीजिए, करें नहीं आप कीजिए। चलें जी, ठीक है। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि खुदा का शुक्र है कि मियाँ साहब को जमानत हो गई। अभी ये हामिद मीर साहब का मैं प्रोग्राम देख रहा था हम टीवी पे, उन्होंने उनकी 6 मेडिकल रिपोर्ट दिखाई थी कि जी के जब वो अडियाला में थे उस वक्त से उनको वो जो थे मेजर जनरल त्यानी जो है AFIC के, उन्होंने कहा था कि इनको हॉस्पिटलाइज करें। सर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मियां उनको सेहत दे। और आपका मैं एक बात पे शुक्रिया अदा करूंगा कि जी आप लोगों ने जिस तरह पोस्टमार्टम किया है फिरदौस आशिक अवान का, मैं कम से कम उसके बाद उनके बारे में कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारे एहसास थे, जज्बात थे कि इंसान को इतना इखलाक से नीचे नहीं गिरना चाहिए। जैसे कुलसुम नवाज के लिए एक दफा पहले भी आप भाई थे दोनों, तो कहा था कि ये लोग गिर जाते हैं। एक बात करूंगा आखिरी के, देखें मखाफात अमल से इंसान को डरना चाहिए। 3 मिसालें दूंगा। परवेज मुशर्रफ स्ट्रॉन्ग कमांडो मुल्क छोड़ के भागा हुआ है। बिल्कुल। दूसरी मिसाल दूंगा अल्ताफ हुसैन NPM, उनकी मर्जी के बगैर आप चैनल्स वगैरह 2.5-3 घंटे उनकी लाइव कवरेज करते थे। कराची में पत्ता नहीं हिलता था, अभी वो कैद हुए, हमें किसी को नहीं पता चला कि जी क्या हुआ कराची में, कुछ नहीं पता चला। आखिरी तरह सख्त बात कर रहा हूँ, ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के बाद उनकी मैयत का आखिरी दीदार नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर और उनकी छोटी बहन वो जो है सनम भुट्टो को नहीं करवाया। तो मखाफात अमल सामने आया कि ज़ियाउल हक की भी मैयत का आखिरी दीदार उनके घर वाले नहीं कर सके। इमरान खान साहब इतना आगे मत जाइए, अल्लाह ताला लाठी घूमती है और ऐसी घूमती है कि इंसान को पानी नहीं मिलता। आप ठीक है, मेरे PTI वाले दोस्त हैं, वो कहते हैं जी हम लोगों का एक एजेंडा है, सिंगल एजेंडा है कि जी मईशत जाए बाहर में सब जाए, हमने इनको इबरत का निशान बनाना है और इनके साथ वो कुछ करना है कि आप सोच नहीं सकते। इस बारे में आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल, आपने मेरे ख्याल में काफ़ी बात तो कर दी है और मकाफाती अमल तो देखें सबको ही भुगतना है, मुझ समेत। ज़ाहिर है मेरे से भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, तो हर एक इंसान अपने अमाल का ज़िम्मेदार होता है। सबिया अंसारी साहिबा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। अच्छा देखिए, मैं आप लोगों की तवज्जो एकदम मबसूल कराना चाहती हूँ। मैं यहाँ कराची में पैदा हुई हूँ, मैं मेरे फैमिली पूरी हम लोग यहीं पर रहे हैं। थोड़ा सा लंबी थोड़ी सी बात करूँगी, मुझे पता है आप लोग
इस वक्त है। मैं बड़ी तकलीफ से बात कर रही हूँ। पहली दफ़ा मैंने किसी चैनल पे कॉल की है जी। मैं आर्किटेक्ट एंड मास्टर सब कुछ है, पढ़े लिखे लोग कराची में रहते हैं अमूमन ज़्यादातर, लेकिन इस वक्त कराची की सूरत हाल हॉस्पिटल की इतनी ख़राब है, मुझे यकीन करें लिटरली आई एम वेरी मच इन पेन। मैं परसों अपने मेरे भाई को डेंगू हुआ, पूरे कराची में आगा खान इज द मोस्ट बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, हम लेके भागे हैं हॉस्पिटल वाले एडमिट नहीं कर रहे, लोग वहाँ लड़ रहे हैं बेड के लिए। ये आगा खान का जो मेजर हॉस्पिटल है जो कि कराची का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है, ये उसका हाल है। तो वजह क्या हुई, क्यों नहीं कर रहे थे? वो जगह नहीं है, ओवरलोड हो गया। ठीक है, अच्छा मैंने वहाँ गरीब से गरीब बंदे को देखा, लोगों को उल्टियाँ करते, डेंगू का हर मरीज डेंगू में मुब्तला, लोग अमीर से अमीर लोग और गरीब से गरीब लोग। आप यकीन करें मुझे ऐसा लगा कराची मफलूज हो गया, कराची बेअसरा हो गया, कराची में बेयकीन थे। उसके बाद हम लोग वहाँ 4 घंटे बैठे रहे। आगा खान वाले बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पहले हमारी ट्रीटमेंट करी, लेकिन चूंकि वहाँ पर इमरजेंसी थी नहीं मिल रहा। अब मैं आगा खान वालों को बुरा नहीं कह रही, लाकेट नेशनल में भी ऐसा ही हाल है, इमाम हॉस्पिटल में भी ऐसा ही हाल है। असल मसला जो है वो कराची का कचरा और गंदगी है। रिस्पॉन्सिबल क्या अब हम खुद नहीं? बिल्कुल बीबी, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हेडलाइंस के लिए मैं ब्रेक लेनी है, हेडलाइंस के लिए टाइम के लिए उसके बाद आपकी बात पहुँच गई, उसके बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। राना सोहेल साहब हैं मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर अभी आपकी एक बात हुई लाहौर एक हमारे भाई से, जी, तो मुझे आज आपके जो प्रोग्राम का उन्वान है और आपको डील करने का जो उनका तरीका है, तो आज समझ में आया कि आपने अपना उन्वान ज़रा हटके क्यों रखा, क्योंकि आपने उनके डील भी पाकिस्तानी जो एक आम कल्चर है उससे ज़रा हटके डील किया। दूसरी बात ये कि बहैसियत कौम हम सारे के सारे जो है ना वो मौलवी अब्दुल हक बन गए, क्योंकि हम सारे के सारे बात करते हैं कि मेरे हकूक ये हैं, मेरे राइट्स ये हैं, हम में से कोई ये बात नहीं करता कि मेरा फर्ज क्या है, मेरा आपके लिए क्या हक है, मुझे आपको कैसे डील करना है। मुझे दूसरों से तो अपने लिए वो तमाम फैसिलिटीज चाहिए, इंसाफ मेरी मर्जी का, प्रिविलेज मेरी मर्जी की, अकोमोडेशन मेरी मर्जी की, हर जगह पे, लेकिन मैं किसी को ये हक देने के लिए तैयार नहीं हूं कि अगर वो मुझसे एज में ज्यादा है या उसको कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको अपने से आगे खड़ा कर दूं। सही बात। तो मेरी आपसे दरखास्त ये कि यकीनन आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तमाम मीडिया के लोग अपनी अपनी जगह ये रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर मीडिया ये रोल प्ले न कर रहा होता तो हमें इतनी आगाही और चीजों के मुताल्लिक ये मालूमात ना मिलती। तो इसमें यकीनन आप लोग पहले भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन मेरी दरखास्त सिर्फ ये है कि कुछ ना कुछ अपने प्रोग्राम्स के अंदर अपने मीडिया हाउसेस को ये जरूर रिक्वेस्ट कीजिए कि चाहे पूरे वीक में को 5 मिनट 10 मिनट सिर्फ फराइज के ऊपर बात की जाए, क्योंकि हमें हकूक बताने वाले बहुत लोग हैं, फराइज बताने वाले कोई नहीं। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात की, बहुत खूब, थैंक यू, बहुत अच्छा। मोहम्मद अमीन है उकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मुबशर भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए अमीन भाई। मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो मुबारकबाद ये कि मैं उकाड़ा में डान न्यूज़ देख रहा हूँ। अच्छा ग्रेट, चले 1 साल बाद दुआ करें, देखते रहे बस, ज्यादा किसी को बताना नहीं बॉस। इंटरनेट टीवी पे देख रहा हूँ मैं। अच्छा फिर ठीक है, अच्छा ठीक है। और दूसरी बात है ये मैं इस जिस मसले में बात करना चाह रहा हूँ, एक अद्वियात जो हैं उनकी कीमतें जो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो लोगों को फारिग कर रही हैं जॉब से, ठीक है, ये प्रोजेक्ट ना होने की बुनियाद पे या मुख्तलिफ वो लोग जिनका ओढ़ना बिछोना ही वो जॉब्स थी, ठीक है, उनके लिए तो वो एक सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और मेडिसन आप कह लें कि वो पैरामेक्स की आर्थिक टैबलेट 330 रुपए की,
वो अब 430 रुपए की है 10 टैबलेट। वो एक टैबलेट के बगैर 10 रुपए बढ़ गए। BFG वो फ्री फार्मूला दूध था बच्चों का, वो 810 से वो 1010 पे चला गया है, या 996 रुपए पे हमको मिल रहा है। ठीक है, तो कम से कम ये जो आम चीजें हैं, ये मेडिसिन है, ठीक है, हुकूमत को चाहिए कि इनके कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कुछ करना चाहिए। बाकी सारी चीजें चले अलग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और दूसरा बस ये मसला यही होता है कि हुकूमत में भी माफियाज बैठे होते हैं, और हर हुकूमत में यही होता है कि कीमतें अदालत इजाज़त देती है 5% की, और वो बढ़ जाती हैं जो है वो 25%। फिर शोर होता है तो कम करके उसको 15% या 20% कर देते हैं और कहते हैं देखें जी हमने कम कर दी। तो प्राइस कंट्रोल तो हमारे मुल्क में बहुत बड़ा मसला है। अभी शुक्र करें आसपास रमज़ान नहीं आ रहा, वरना जो है बिल्कुल ही और सोचो ये बात करना भी कितनी अजीब है कि यार रमज़ान अगर ना आए तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि कीमतें ऊपर जाएंगी। ये सोचो, ये जो है अद्वियात की कीमतें हैं फिर, और दूसरी कीमतें बढ़ रही हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मेरा ख्याल में यही वजह है, यही वो चीज़ है जिसके ऊपर ज़ाहिर है सबको तवज्जो भी देनी चाहिए। आई एम श्योर कि हुकूमत, इमरान खान की 2-4 स्टेटमेंट्स मैंने देखी हैं वज़ीर आज़म की कि जी लोगों की मुश्किलात कम की जाएँ, प्राइस कम की जाए, लेकिन वो सिर्फ कहने से नहीं होगी, वो ज़ाहिर है उसके लिए आपको एक लाए अमल बनाना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहिब दाद खान हैं, हमारे दोस्त भी हैं पेशावर से। की बात की तो डॉक्टर साहब आ गए जी, अद्वियात की बात हो रही है डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? भाइयों अल्लाह का सर हुक्म। तो आज आपका प्रोग्राम देखने बैठा तो एक तो ज़रा की शर्ट देख करना सर, बस चेक करें, मैं अभी आपको मेल कर देता हूँ शो के बाद। तरह इश्तिहार आया हुआ है खूबसूरत और इश्तिहार लगे, शर्ट है ज़रा चाहते हैं उस फूल की तरह इस कर दे हमारे, इससे प्लेटलेट्स कम नहीं होते। ये बनी प्लेटलेट्स की है, ये देख रहे हैं। एक्चुअली आपने कभी खातून ने कॉल की जी पोस्टमार्टम और JDMLO का ना जी जी, तो ये इस बहुत बड़े मसले का एक बहुत छोटा सा पहलू है। सही बात। ये अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम फरमाइए। नेशनल इशू एंड पब्लिक इंटरेस्ट। बिल्कुल, ये फील्ड है फोरेंसिक मेडिसिन जो कि मेडिको लीगल काम करती है, ठीक है ना। ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बुनियाद है, तमाम का तमाम क्रिमिनल जस्टिस इस पे डिपेंड करता है। सही बात है। लेकिन हम जो एक टर्म यूज करते हैं कि फलां शोबा या फलां गवर्नमेंट के रेडार पर नहीं है ना, ये सिरे से गवर्नमेंट की मेमोरी में ही नहीं है, रेडार तो दूर की बात है। सही बात। इस फील्ड में कोई भी डॉक्टर चाहे वो कुछ भी हो जाए ना कभी भी नहीं आता और इंतहाई डेफिशिएंट है। तो पहले तो मैं उस जो खातून ने बात की थी JDMLO जी जी, ये इशू हमारे इफ्तिखार चौधरी साहब अल्लाह उनको करवट आगे फिल इन द ब्लैंक से आप कुछ समझ। हाँ हाँ सही है। हाँ, करवट वो नसीब करे। उन्होंने बगैर सोचे समझे एक ऑर्डर पास किया था कि खातून का पोस्टमार्टम लेडी डॉक्टर करे। अरे भाई, खवातीन की सर्जरीज, हार्ट सर्जरी, चेस्ट सर्जरी, ब्रेस्ट सर्जरी, इवन मेल गायनेकोलॉजिस्ट है जी, बिल्कुल आपने बगैर सोचे समझे इतनी बड़ी एक मुसीबत खड़ी कर दी है कि खातून फोत हो जाती है, पोस्टमार्टम करना होता है और कहीं पे भी MLO हर जगह तो अवेलेबल नहीं है। सही बात। तो उनको कभी लाश एक सेंटर कभी दूसरी सेंटर, वो जैसे खातून ने फरमाया कि लाश नीति होनी शुरू कर देती है। तो अच्छा, फोरेंसिक मेडिसिन एक ऐसा फील्ड है कि जिसकी एक्सपेक्टेशन वो की जाती है कि जो स्कॉटलैंड यार्ड की बिल्कुल FBI की हो। हाँ, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं खुद उनमें शामिल हूँ कि हमारे सबसे कमजोर ब्रेन जिसको किसी और जगह सर डॉक्टर साहब 1 सेकंड के लिए पॉज करें, हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है, इन पर ही रहें, वक्फे के बाद आपसे बात करें। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब सॉरी आपको होल्ड कराया, मैं आपको अभी 30 रुपए बैलेंस भेज देता हूं। डॉक्टर साहिब दाद खान जी, सर जी फरमाइए। सभा बन के, हाँ सभा समझ के मैं आपको भेज दूंगा, डॉक्टर सभा खान जी। तो ये था कि ये तो पहले जो मैंने अभी अर्ज किया था ना जी जी,
उसमें सुप्रीम कोर्ट का चूंकि फैसला है ना, ये कानून नहीं है। तो अगर कोई हिम्मत करे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक रिव्यू पिटिशन करने कह रहे बेवकूफ था जज था और उसने ये काम किया, पूरे मुल्क का अजाब में डाला हुआ है ना, ये तो अर्जेंट एक मसला हल हो जाए। अब मैं जरा ब्रॉडर मसले पर आता हूँ। जी, मेडिको लीगल का शोबा, इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आम हालात में मुझसे कोई गलती हो जाती है, बकौल मरीज के लावाहिकी, अगर उनके दिया रबर जजेस ना, बिल्कुल कि जनाब ये मैंने गलत इलाज किया और मेरा मरीज बहुत हो गया है, तो वो मुझे ज्यादा से ज्यादा गालियां दे देगा कि अगर ये इनकॉम्पिटेंट है, नालायक है, उसका कपट है ना, वो मेरी नीयत पे शक नहीं करता, वो मुझे इल्जाम नहीं देता कि मैंने किसी से समझ गए। यहाँ पर जरा सी भी बात हो जाए तो उसके जहन में पहली बात क्या आती है कि इससे किसी से पैसे पकड़े हुए हैं। दूसरी बात, हमें अदालतों में जाना पड़ता है, हमारे लोगों को अदालतों से एक खुदावास्ते का बैर है क्योंकि वकील बहुत ख्वार करते हैं। इसमें कोई स्पेशलाइजेशन, मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि आप किसी और फील्ड में एक पोस्ट अनाउंस करें तो आपको मिनिमम 40 एप्लीकेंट्स मिलेंगे स्पेशलिस्ट ऑफ दैट फील्ड। एक पोस्ट अनाउंस करें तो आपको कम से कम 40 का एवरेज होगा, लेकिन अगर आप 40 पोस्ट अनाउंस करें, अगर आपको 2 मिल गए तो मेरा नाम बदल दें। पूरे पाकिस्तान में सारे 50 स्पेशलिस्ट, ये पॉइंट तो कि इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, काम अनप्लेजेंट है, डर्टी है, एंड इसको आप सीख के स्पेशलाइज करके आप इससे पैसे नहीं कमा सकते हैं। क्लिनिक ये नहीं करता, ये क्लिनिकली फील्ड नहीं है। तो समझ मैं क्यों जाया करूँ स्पेशलाइजेशन करने में, फिर लोगों नजर से भी देखने और काम भी गंदा करूं और फिर किसी को बता भी नहीं सकता कि मैं पोस्टमार्टम करता हूं। सही बात। इट कैरीज अ स्टिग्मा। सही बात। नहीं, बिल्कुल। एक मेरा जाती इशू है, लेकिन जी फरमाएं। जी फरमाइए। मैं आप दोनों को एक फितरतन, आई डोंट नो बाय डिफॉल्ट, आपको अपना हमउम्र समझता था और मैं आपके साथ छेड़छाड़ भी करता हूँ, जरा छेड़छाड़ वाली चीजों में आपको टैग भी करता हूँ। मुल्ता साहब को मैं अपना बुजुर्ग समझता था, मैंने कभी किसी तरह किसी चीज में इनको टैग नहीं किया, कोई छेड़छाड़ नहीं की। इन्होंने चंद महीने पहले अपनी उम्र बताई, तो ये हजरत मुझसे 1 साल छोटे हैं। देख लो यार, तो अब मैं यार भी नहीं कह सकता आपको। सॉरी। और मुझे टेंशन हो जाती कि मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, तो इस टेंशन में मैं मुब्तला हूँ। मुझसे 1 साल छोटे निकले, मैं आप लोगों को अपना रूममेट और क्लासमेट समझता था, इनको बुजुर्ग समझ के बहुत ध्यान। बस सर, क्या धोखे नहीं खा जाता बंदा लाइफ में, कसम से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तारिक बिन यूसुफ साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी तारिक भाई, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम अभी डॉक्टर साहब का बहुत तफसीली में सुन रहा था, बात कर रहे थे, तो इसी मौजू पे बात करने कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर को ब्राइब्स दे रही होती है, नतीजा हम और आप भुगत रहे होते हैं, उसकी कीमत हम पे कर रहे हो। बिल्कुल। तो इस पे सर कोई प्रोग्राम करें, आप मिनिस्टर साहब को बुलाइए, उनसे पूछिए कि भाई जो इतना पैसा फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर पे लगा रही हैं, वो बेनिफिट पेशेंट को क्यों नहीं देती? नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है सर। सारी बात बिल्कुल खत्म हो गया। मसला क्या है कि इसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है। और जिस मिनिस्टर साहब को बुलाते हैं उन पे इल्जाम होता है कि एक मिनिस्टर हट गया इसी चक्कर में कि अद्वियात की जो है ना चले उन्होंने कराई है। लेकिन ये मौजू बहरहाल तवज्जो तलब है, हम इस पे ज़रूर प्रोग्राम करेंगे। आज के लिए इतना ही, दोबारा हाजिर होंगे पीर के रोज़। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।